हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो सेशन है वो हिंदी का फर्स्ट सेशन है। और अगर मैं सेशन के बारे में आपको बताऊं तो आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि आपकी हिंदी का एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस इस एक क्लास में कंप्लीट मैं करवा दूंगा। इतना सारा पढ़ा दूंगा कि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एमसीक्यू में लेकर आया हूं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यू है, और जिस भी चैप्टर का वो एमसीक्यू है उस चैप्टर को मैं इसी क्लास में आज सिखाकर समझाकर फिनिश करूंगा। तो ये क्लास बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, काम की होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो लोग भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है आफ्टर 6 मंथ। अगस्त में उस एग्जाम की डेट रखी जाएगी। तो हम लोग ये जो बैच चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है उन सभी बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए। बैंकिंग ड्रीम्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन ऐप अब मार्केट में आ चुका है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस ऐप में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी यूपी पुलिस की बात हो रही है तो मैं यहां पर सिर्फ यूपी पुलिस के बारे में ही बात करना चाहूंगा। तो यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं मॉक खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है, स्पीड टेस्ट खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है, प्रैक्टिस टेस्ट खरीद नहीं सकता मैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ लॉगिन करना है और सारे मॉक सारे प्रैक्टिस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। डेली क्विज वहां पर डाले जा रहे हैं टीम के द्वारा। तो डेली आपको फ्री प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे। आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप कहां मिलेगा? ऐप मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी की स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग पूरी हिंदी कवर करने की कोशिश करेंगे, या एटलीस्ट जितने क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन से जुड़े हुए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सब कुछ, इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ समझाऊंगा और पॉसिबल क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा कि और क्या आ सकता है। तो इस एक क्लास के बाद आपका हिंदी का कॉन्फिडेंस 60 to 70% बूस्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हिंदी की होगी तो पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा उस हिंदी की क्लास में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सामने भी लिखा हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम लोगों ने स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर क्लास के बाद हम लोग अपनी क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट भी अब बैंकिंग ड्रीम्स की आ चुकी है मार्केट में। तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग आ गए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आपने बस इतना करना है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर आप लोग तो आपको दिखेगा कि निम्नलिखित में से अव्यय है। अब सबसे पहली बात की अव्यय होता क्या है, आंसर जो होगा सो होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि अव्यय होता क्या है। तो मैंने कहा ना सब कुछ बताऊंगा आज की इस क्लास के बाद, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अव्यय किसे कहते हैं? उसने कहा कि ऐसे शब्द जिनमें ना तो लिंग, वचन, पुरुष, कारक किसी भी कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा उधर। अब उधर का मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बाबू बताओ इसका बहुवचन क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, आप कहोगे सर उधर तो उधर ही रहता है कि ए उधर जा, ए उधर से ये सामान ले आ। तो क्या उधर पर लिंग का, वचन का, पुरुष, स्त्री होने का, कारक होने का कोई भी प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे सर ना ना नहीं पड़ेगा। तो उधर क्या है सर? उधर है अव्यय। यानी कि अव्यय वो शब्द है जिन पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे कह रहा है अव्यय सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं आपके लिए, ये दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं और हिंदी और रीजनिंग में मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 80% मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं गए आपके। जितने नंबर का भी हिंदी है और जितने नंबर का भी रीजनिंग है, आपके कम से कम 80% नंबर आएंगे
अगर आप इस क्लास को लगाते रहेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल पढ़ाने का। यूपी पुलिस एसआई के लिए पढ़ा चुका हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ा चुका हूं, यूपी पुलिस एसआई 2018 क्लियर भी किया हुआ है एग्जाम रिटन। फिजिकल रह गया था किसी वजह से, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, फिर किसी दिन बताऊंगा। तो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है कि क्या आना है और कैसे क्लियर करना है। आपने बस ये करना है कि चैनल पर ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अब उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि अब वे कहते कैसे हैं, जब तब अभी उधर इधर उधर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर एक शब्द मिला मुझे, तथा। और तथा देखोगे तो तथा ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से अव्यय क्या है बाबू, तथा यहां पर आंसर बन जाएगा। अव्यय क्या, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जिन पर लिंग का, वचन का, पुरुष कारक आदि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अव्यय के उदाहरण, उदाहरण भी दे रहा है भाई वो। जैसे कि उसने कहा वे यहां से चले गए, चले गए भाई, चले गए। घोड़ा तेज दौड़ता है, अब खाना बंद करो। तो बेसिकली अव्यय के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। नेक्स्ट, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। सबसे पहले अब वाच्य पता होना चाहिए, तभी बता पाओगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य कौन सा है। तो अब वाच्य होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा वाच्य की परिभाषा में कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाता है, वाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। क्रिया क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं जो कर्म कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता हूं, ये हो गई क्रिया। पढ़ाता था, ये चला गया हमारा भूतकाल में, पढ़ा रहा हूं वर्तमान में, पढ़ाऊंगा भविष्य में। ठीक, क्रिया हो गई। वो कह रहा है क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिससे कर्ता, काम करने वाला जैसे कि मैं, कर्म, पढ़ाना, और भाव, खुशी, एक्साइटमेंट, ये मेरा भाव है पढ़ाते टाइम, के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। कि क्रिया में क्या परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है सर, वाच्य कहलाता है। जैसे कि मैं आपको और समझाने की कोशिश करूं, उसने कहा मां ने खाना बनाया और मां के द्वारा खाना बनाया गया, दोनों ही कामों में क्या बना, लेकिन दोनों ही जो वाक्य है उनमें क्या परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है, बहुत नहीं लेकिन परिवर्तन है। वो कह रहा है यद्यपि दोनों वाक्यों का अर्थ अगर आप देखोगे तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। यार देखो, बेसिकली बना तो खाना ही ना, मम्मी ने बनाया। एक में कहा कि मां ने खाना बनाया, एक में मां के द्वारा खाना बनाया गया, तो दोनों में यहां पर क्या हो गया, अंतर हो गया, लेकिन सूक्ष्म अंतर। दोनों की संरचना भी अलग है अगर आप देखोगे। कर्ता द्वारा मां के कार्य खाना बनाने को प्रधानता दी गई है। हाँ देखो, खाना बनाना ही तो मेन कर्म था, काम तो खाना बनाना ही था। मां ने बनाया, मां के द्वारा बनाया गया। तो वाक्य एक में कर्ता क्रिया को करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वहीं वाक्य दो में उसकी भूमिका निष्क्रिय हो जाती है। वाक्य दो में कर्ता के कार्य को नकारने, निरस्त करने का कार्य किया गया। कार्य को निरस्त करने का अर्थ आपने देखना है। वाच्य के भेद तीन होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन तरीके के वाच्य होते हैं हमारे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और सॉरी भाववाच्य। क्लियर है। तो यहां पर पहले वाच्य समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो वाच्य के बारे में एक काम करेंगे, एक डिटेल क्लास कर लेंगे पूरी, जो आपको वाच्य के बारे में अच्छे से समझाएगा कि वाच्य को पहचानना कैसे है, करना। ठीक, नेक्स्ट, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अब देखो हमारे सामने इतने सारे आ गए, अब अल्प विराम बताना है। सबसे पहले विराम, अल्प विराम का चिन्ह बताना है। विराम चिन्ह लगाते हैं ना, राम खाना खाता है, इसके बाद लगा दिया, ये क्या कहलाता है, विराम चिन्ह। उसने कहा कि क्या तुम पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्लियर? तो अब यहां पर पूछ रहा है अल्प विराम क्या है। तो सबसे पहले विराम चिन्ह की बात करते हैं। विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है? विराम का अर्थ होता है रुकना, जहां पर सेंटेंस आपका क्या हो गया, रुक गया। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं वो आपके सामने हैं, देखो मैं लेकर आया हूं। पूर्ण विराम, कलर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना है। ये है अपना पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अल्प विराम, जो हमसे पूछा है क्या है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है, अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं अपन इसे, कॉमा। क्लियर? तो आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, पूरी टेबल में आपके सामने ले आया हूं विराम चिन्हों की, याद कीजिए। और यह बात भी याद रखिए कि कम से कम एक क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह से पूछेगा ही पूछेगा। इस बार 17 तारीख 18 तारीख में पूछा गया है, तो विराम चिन्ह जरूर पढ़ना है। सारे विराम चिन्ह याद कर लो यहां से, कि प्रश्न सूचक चिन्ह जो अभी बताया मैंने, विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है, उद्धरण चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है, तो सारे विराम चिन्ह आपके लिए मैं आपके सामने ले आया हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। पीपीटी अगर चाहिए, सॉरी पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सीधे सीधे ज्वाइन करना, झाड़ खत्म। नेक्स्ट, कालाक्षर भैंस बराबर में लोकोक्ति का सार। अब देखो लोकोक्तियों से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मुहावरों से आता है, किस्मत अच्छी होती है तो ज्यादा आ जाते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद करनी पड़ेंगी। कालाक्षर भैंस बराबर, पता ही है सभी को, पढ़ा लिखा ना होना, कालाक्षर भैंस बराबर। अब आपके लिए अगर हिंदी नहीं पढ़ी है तो कालाक्षर भैंस बराबर ही है। अगर आपने अगर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फ्रेंच, क्या तुमने फ्रेंच पढ़ी या नहीं पढ़ी? अब मैं फ्रेंच में अगर यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। क्लियर हो गई? तो यानी पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? देखो रस के बारे में अगर हम बात करें तो रस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा जरूर, क्विकली समझाने की कोशिश भी करूंगा रस क्या होता है। कि अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम कभी कोई डरावनी मूवी देख रहे हैं, डरावनी पिक्चर देख रहे हैं, तो डर लग रहा है। गजल सुन रहे हैं तो मजा आ रहा है, आहा मजा आ रहा है, यार बढ़िया गजल है भाई। शायरी सुन रहे हैं, मजा सा आ गया। कपिल शर्मा का शो देखने लगे, हंसी आने लगी। तो ये जो अलग अलग हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये कहलाता है रस। कि बचपन में वो पढ़ा था कि खूब लड़ी वो मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, है ना। और आज भी अगर उसे पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीरता का भाव आ जाता है। तो बेसिकली किसी भी काव्य को पढ़ने पर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, रस कहते हैं। कि कोई फनी काव्य पढ़ा, हंसी आने लगी, हाथ से रस आ गया, है ना। श्री राम प्रभु की कोई आरती पढ़ ली, किसी भगवान की आरती पढ़ ली, तो भक्ति का रस आ गया। डरावनी कहानी पढ़ी तो डर लगने लगा, है ना। आश्चर्य वाली पढ़ ली तो विस्मित। तो ऐसे ही जो भी भाव किसी काव्य को पढ़ने पर हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर, रस कहते हैं। वो कह रहा है अद्भुत रस। अब रस बहुत तरीके के हैं, उसमें वो कह रहा है अद्भुत रस। अद्भुत क्या, मैंने तुमको बढ़िया सी क्लास पढ़ा दी और तुम एकदम आश्चर्य की द्वारा, भाई साहब मजा सा आ गया। किन्ने एक ही हिंदी की क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया, तो क्या तुम एकदम आश्चर्यचकित हो गए? यानी कि अद्भुत रस आपके अंदर, अद्भुत क्लास है भाई ये तो। इंडिया ने अपना चंद्रयान भेज दिया चांद पे, अरे अद्भुत घटना हो गई, अद्भुत रस आ गया लोगों में, कि आश्चर्यचकित हो गए कि अरे भाई मजा सा आ गया। समझ रहे हो? तो अब पूछ रहा है कि स्थायी भाव क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है, या कौन सा क्या रस है। पहले तो विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, कौन से भाव, कौन से भाव, विस्मय आश्चर्यचकित हो जाने वाले भाव जो हमारे पैदा होते हैं, इन्हीं भावों को विकसित करने को अद्भुत रस कहा जाता है।
अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। उन्होंने बता दिया कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। लेकिन अब यह स्थायी भाव क्या हमें आगे बताया है, तो देखते हैं क्या है स्थायी भाव वगैरह वगैरह। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे हम अपने अद्भुत रस को। देखो, अद्भुत रस हमारे मन में कब पैदा होगा, जैसे कि कोई जादूगर आया और उसने कोई जादू सा कर दिया कि छोटी सी कैप थी उसके पास और उसमें से उसने बड़ा सा कबूतर निकाल दिया। हम क्या हो गए, अच्छे अच्छे अरे गजब, आग लगा दी इसने तो दैट इज अद्भुत रस। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 4 लाइनें हैं हमारे पास। यहाँ उहा दूह बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जान जननी अकलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी, देख रावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वो इसको देकर भी पूछ सकता है कि ये 4 लाइनें देकर पूछ लेगा, बताइए बाबू कौन सा रस है, आपको अद्भुत रस है। स्थायी भाव पूछ लेगा तो हमें पता होना चाहिए स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य हो रहा है ना, स्थायी भाव है वो भाव जो स्थायी है। कि अद्भुत रस जब भी होगा तो बंदा आश्चर्यचकित ही होगा। कपिल शर्मा देखोगे तो स्थायी भाव है हास्य, हंसी आएगी ही आएगी। समझ रहे हो, तो स्थायी भाव क्या है, हंसी। कपिल शर्मा को देखकर रोना तो नहीं आएगा ना किसी को, हंसी अस्थायी भाव है। ठीक है, तो क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि ये 4 लाइनें दे देगा और पूछ लेगा कौन सा रस है, तो वो उसके लिए आपको अर्थ निकालना सीखना होगा। तो बेसिकली कह क्या रहे हैं इसमें, स्पष्टीकरण में समझा देता हूं। बालक राम को एक साथ ही 2 स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में एकदम आश्चर्य की भावना आ गई कि इतना छोटा सा बालक 2 स्थानों पर एक साथ कैसे है। ठीक है ना, तो माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य ही स्थायी भाव है। यहां राम आलंबन है, राम का एक साथ 2 स्थानों पर दिखाई देना उद्दीपन है, कौशल्या का पुलकित होना, वचन ना निकलना, तो आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना अनुभाव है। ठीक है, भ्रांति, त्रास, वितर्क आदि संचारी भाव है। अब स्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव ये क्या होते हैं, इसके लिए पूरी एक क्लास लेकर आएंगे जहां पर मैं आपको सारे रस पढ़ाऊंगा, है ना, और रस के बाद ये बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक रस के क्या क्या अवयव हैं। ठीक है, इस क्लास में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। फिलहाल इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें स्थायी भाव क्या है, सॉरी, अद्भुत रस के अवयव कौन कौन से हैं, याद कर लीजिए। अद्भुत रस के अवयव होते हैं स्थायी भाव में आश्चर्य, आलंबन या विभाव, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला पदार्थ या व्यक्ति जिसकी वजह से आश्चर्य, जादूगर ने कैप में से निकाल दिया कबूतर, तो जादूगर क्या हो गया हमारा, जादूगर हो गया हमारा आलंबन। उद्दीपन, अलौकिक वस्तुओं का दर्शन कर लेना, एकदम अलौकिक कोई चमत्कार हो गया, वैष्णो देवी माता के दरबार पर गए थे, एकदम शेर आ गया भाई जंगल में निकल के, आश्चर्यचकित, तो दैट इज उद्दीपन। अनुभव, दांतों तले उंगलियां दबाना, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि। संचारी भाव, उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, दृष्टि, हर्ष, मोश आदि। ठीक है, ये आप चाहो तो याद कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पूरी क्लास करेंगे एक रस की, वहां पर सीखेंगे। ठीक है, सोरठा के प्रथम चरण में, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब ना तो मुझे सोरठा पता है, ना ही मुझे मात्राएं पता है। अब ये क्या चल रहा भाई, सोरठा क्या होता है, मात्राएं क्या होती हैं, प्रथम चरण क्या होता है। तो फिलहाल तो छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये है कि सोरठा का अधसम मात्रिक छंद है। सोरठा एक अधसम मात्रिक छंद, यहां पर एक शब्द आया छंद। अभी छंद क्या है भाई, अभी तो रस से निपटे थे, अब छंद आ गया। तो छंद की परिभाषा देखते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, धातु में आपको पढ़ाऊंगा किसी दिन, जिसका अर्थ है आदित करना, खुश करना। छंद यह आदात वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से, मात्राएं क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहत पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। आनंद पैदा हो, आनंद आ गया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये लाइन याद कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि छंद का प्रथम
उल्लेख इन निम्न में से किस वेद में मिलता है? तो आपको याद रखना है किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है काफी एग्जाम्स में। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद। जैसे गद्य और पद्य, पहले तो गद्य और पद्य सीखे, जैसे कोई पैराग्राफ मैंने लिख दिया, कोई कहानी सुनाई मैंने, गद्य हो गया। अब मैंने आपको कोई काव्य सुनाया, बढ़िया मजा आ गया, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, छंद मिलेगा। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश कर। छंद के कितने प्रकार हैं, पहले तो ये समझिए। छंद के प्रकार हैं सर, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, वर्णिक व्रत छंद, उभय छंद, मुक्त या स्वच्छंद छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, जिनमें सिर्फ मात्राओं से ही काम चल रहा है, वो हमारे मात्रिक छंद है। किंतु लघु और गुरु का क्रम निर्धारित नहीं होता है। इनमें चौपाई आती है, रोला आता है, दोहा आता है, सोठा। तो सोठा क्या हो गया, याद रखिए, मात्रिक छंद हो गया। तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया कि बताइए सोठा इनमें से किस प्रकार का छंद होता है। तो सोठा क्या, मात्रिक है, वार्णिक है, वर्णिक है, उभय है, पता होना चाहिए। सोठा एक मात्रिक छंद है, क्योंकि सोठा में मात्राओं की गणना की जाती है। अलग अलग चरणों में अलग अलग नंबर्स की मात्राएं होती है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो कौन कौन से होते हैं हमारे मात्रिक छंद, कुछ उदाहरण लेकर आया हूं मैं। दोहा, सोठा, रोला, गीतिका, हरिगिति, उल्लाला, चौपाई और वरवय। ये याद करके बैठिए, ठीक है। अब सोठा छंद के बारे में बात करेंगे। ये दोहा छंद के उलट होता है, दोहा के उलट सोठा होता है। देखो डिटेल में पढ़ना पड़ेंगे, कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं और वो तुम्हें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेंगे, तभी उनके क्वेश्चंस पर आपकी ग्रिप आएगी, ठीक है। तो ये दोहा छंद के उलट होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्रा बताऊंगा मैं। दूसरे चौथा चरण में 13-13 मात्रा। सोठा अगर पढ़ जाओगे तो मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन तो बना जाओगे। सोठा दोहा पढ़ जाओ, वरवय पढ़ जाओ, तुम्हारा एक आध क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। इसके सम चरणों के आरंभ में जगण आना वर्जित माना जाता है, जबकि विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना आवश्यक है। यह अधम मात्रिक छंद होता है। अब देखो मात्राएं छंद, कपि कपि हृदय विचार, दीन है मुद्रा की डाली। देखिए ये है इसका प्रथम चरण, ये है द्वितीय चरण, ये है तृतीय चरण, सॉरी, ठीक है। मात्राएं गिनने की बताता हूं मैं, मात्राएं कैसे गिना हुआ है। देखो ये है एक, ये है एक, और ये वाली होती है दो। क्या इसकी वैल्यू है एक, और जो वो एस बना हुआ है उसकी वैल्यू है दो। छोटी ई की मात्रा एक में काउंट होती है, याद रखिए। आ का डंडा दो में काउंट होता है, याद रखिए। बड़ी ई की मात्रा भी दो में काउंट होगी, ये याद रखिए। शॉर्ट में समझो, हमें देखो हिंदी का लेक्चरार नहीं बनना है आपको, आपको सिर्फ हिंदी पढ़ के 80-90% नंबर लेकर आना है। अगेन अगर जीवन के प्रति अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो सीरियस हो जाओ, ये पेपर आपकी जिंदगी बदल देगा। अब सारी मस्ती मजाक छोड़ दो भाई, कुछ दिन के लिए सीरियस हो जाओ। 50 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है 60,000 वैकेंसी के लिए। कितने जीरो लगते हैं 50,000 के लिए आगे ना, सोच लेना। और वैकेंसी कितनी है भाई, तो अब मजाक करना छोड़ दो, अब सीरियस हो जाओ। तो पूरा डिटेल में तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें सिर्फ छोटा 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 पढ़ना है, वहां पर आंसर लगाना है और घर बैठ जाना, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट में सिखा रहा हूं, डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में। तो जैसे का आया, क्या आया, का, ये एक मात्रा है। कपी छोटी की मात्रा एक मात्रा है। मात्राएं गिनने को आती हैं, आपको वो पूरी लाइन छंद लिखकर दे देगा और कहेगा बताइए इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं, तो आपको मात्राएं गिनकर बताना पड़ेगा, वो ये लिखकर नहीं देगा आपको, समझ रहे हो। तो मात्राएं गिनना आना चाहिए। तो देखो प्रथम चरण की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली ले लो 9, और 9 और 2 तो 8 2 10, और ये वाली हो गई 11। ऐसे नहीं गिनना, ऐसे गिन लो, एक 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 दो, एक दो और एक 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है इसमें मात्राएं,
कितनी मात्राएं, इधर आया नहीं, चलो इधर लिख देता हूँ। कितनी मात्राएं आई इसके प्रथम चरण में? 11 मात्राएं। तो सोरठा के प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। याद रख लीजिए, गिन लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी मात्राएं हैं? ठीक है, तो मात्रा लगानी भी आनी चाहिए और मात्रा गिननी भी आनी चाहिए। देखो यहां पर छोटे ऊ की मात्रा 2 में काउंट होगी, लेकिन छोटी ई की मात्रा 1 में ही काउंट होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छंद वाली क्लास में आइए। नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है मैंने बताया। मुहावरे और लोकोक्तियां काफी पूछी जाएंगी, मुहावरे याद कर लीजिए। इस याद करने के अलावा मुहावरों का कोई और तरीका मेरे पास तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, नाक कटना, सूप ने कहा कि नाक कटी थी, याद होगा आपको। तो बेसिकली नाक कटने के बाद हुआ क्या, वो बहुत ज्यादा रोई, परेशान हुई। क्यों? दर्द हो रहा था उसे? नहीं, हाथ कट जाता तो भी उतना ही दर्द होता, लेकिन साथ ही साथ बदनामी भी हुई उनकी। तो नाक कटने का अर्थ है बदनामी होना, कि जब तुम्हारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का यदि किसी वजह से पेपर नहीं निकला तो माँ बाप क्या कहेंगे कि बाबू नाक कटवा दी, एग्जाम नहीं। तो नाक कटवाने का मतलब हो गया बदनामी। तो भैया नाक नहीं कटवानी है, नाक ऊंची रखनी है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने दोस्त हैं, जितने दोस्तों को जानते हो सबके साथ शेयर कर दो, सो दैट आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बढ़िया वाली क्लासेस मिल जाए। वो कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। अब शब्द अलंकार क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन पे अभी आएंगे लौटकर फिर से। सबसे पहले देखेंगे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वो वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि अलंकार पर है। रस, अलंकार और छंद, इन तीनों को मिलाकर आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुम ये 3 चैप्टर अच्छे से कर जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, गारंटी है मेरी लिखित में। लेकिन ये तीनों ही चैप्टर बहुत बड़े हैं। क्या है ये तीनों ही चैप्टर बहुत लेंदी लिखने लगा था, फिर मुझे याद आया हिंदी में लिखना है, बड़े हैं। ठीक है ना, तो भाई इनके लिए अपने को एक बार क्लास लगानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैंने अलंकार वाला क्वेश्चन अभी आपको छुड़वाया है। चले, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हिंदी की पहली क्लास है, मैं नहीं चाहता कि पहली क्लास में हार्ट अटैक आ जाए तुम्हें। तो कह रहा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पता ही है, बचपन में पढ़ा था, लेकिन यहां बताना बड़ा मुश्किल। तो पहले तो कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। लिंग क्या होता है? नहीं, गंदी तरफ नहीं आना, गंदी बात। तो बेसिकली लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिससे स्त्री और पुरुष में अंतर किया जाता है, कि दिया गया पर्सन पुरुष है कि स्त्री है। यानी अगर स्त्री और पुरुष का बोध कराते हो उन्हें लिंग कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। निशान लगा हुआ है तुम्हारे टप्पा, कि पुरलिंग हो कि स्त्रीलिंग हो, तो वही लिंग है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हाथी पुरलिंग, हथनी स्त्रीलिंग, माली मलिन, कवि कवित्री, ये याद भी करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से क्या, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। क्या वो कहेगा, बताइए माली का स्त्रीलिंग क्या होता है। अब तुम कहोगे माली का तो मालिनी हो जाएगा, तो पिक्चर नहीं चल रही है, मालिनी हो जाएगा। माली का होगा मलिन। ठीक है, कवि का कवियत्री, राजा का रानी, राजा का रानी, बताइए। सम्राट का समाग्री होता है, याद रखिए, घोड़ा का घोड़ी, लेखक का लेखिका, लड़के का लड़की और पंडित का पंडिताइन। ठीक है, तो कुछ टफ ही पूछेंगे वो। अब फिलहाल मैंने आपको लिंग की परिभाषा बता दी कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग के 3 भेद होते हैं, 3 तरीके के लिंग है माई मालिक मार्केट में। पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुरलिंग पुरुषों के लिए स्त्रीलिंग, और बताइए है ना। लेकिन स्त्रीलिंग कहते किसे हैं, क्वेश्चन था स्त्रीलिंग क्या है। तो स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाए कि वो स्त्री जाति है। स्त्रीलिंग जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी। उदाहरण सजीव, सजीव के लिए उदाहरण है माता, लड़की भेद, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, है ना। निर्जीव के लिए भी उदाहरण है, वो आप पढ़ सकते हो, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपको ना पता हो। लिंग के उदाहरण में जैसे कि आपसे बोला था, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए कि अनुज का अनुजा होगी स्त्रीलिंग, अभिनेता क्या, अरे आजा बाबू, अभिनेत्री, अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सिंगल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछेगा।
कि अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या है, अभिमानिनी का पुल्लिंग क्या है, आयुष्मान का आयुष्मती, अहिर का अहिरनी, इंद्र का इंद्राणी। तो ये आप एक बार चाहो तो याद कर सकते हो, और भी बहुत है, मिल जाएंगे आपको, है ना। या इस पे एक पीडीएफ बनवा देंगे जो आपको बताएगा। पुल्लिंग वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पहले स्त्रीलिंग वाले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलना है भाई, क्वेश्चन दिखाया जाए। आ गया भाई क्वेश्चन। वो कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रियां क्या होती हैं। अब आप कहोगे सर स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, लेकिन स्त्रियां क्या होती हैं साथ ही साथ, सुंदर होती हैं। नालायको, पढ़ाई वाला सुंदर कह रहा हूं मैं। अब क्या पुरुष सुंदर होते हैं। नहीं, पुरुष कभी सुंदर नहीं है। हाँ मतलब सुंदर, सुंदर शब्द स्त्रियों के लिए ही बनाया गया है। पुरुष होते हैं हैंडसम, हीरो, हैंडसम, हंग, स्मार्ट। लेकिन कभी आपने अपने मित्र को देख के कहा यार सुंदर सा लग रहा है आज तू। नहीं, तो पुरुष सुंदर नहीं, सुंदरता स्त्रीलिंग है इनमें। ठीक है। सौभाग्य, सौभाग्यमान व्यक्ति पुरुष और स्त्री दोनों हो सकती है। काव्य पुरुष और मेल दोनों, चंद्र पुरुष और मेल, चंद्र तो चंद्र है ना। लेकिन सुंदरता हमारा स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन आया हुआ है कम से कम 5 बार अलग अलग एग्जाम्स में, जहां पर हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि फंस जाते हैं ना बच्चे, स्वाभिमान को समझ लेते हैं। अब आया पुल्लिंग, इनमें से कौन सा। आशा, आज्ञा, गरिमा। तो पुल्लिंग के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था, पुल्लिंग की परिभाषा देख लो। पुल्लिंग वो शब्द है जो जिससे पुरुष जाति का पता चलेगा, घोड़ा, भेड़, लड़का, बड़का। सजीव और निर्जीव दोनों है आपके सामने, आप देख लेना, आराम से पढ़ लेना। क्यों मैं इसमें शॉर्ट में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा। ठीक है, ये आपको पता है यार, बचपन से पढ़ते हैं, इतना कोई वो है नहीं। अब आपको बताना है कि इनमें से पुल्लिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सागर इसमें आंसर होगा। गरिमा लड़कियों का नाम है, आज्ञा लड़कियों का नाम है। इसको ऐसे पकड़ो, आशा नाम की लड़की होती है, हाँ होती है। आज्ञा नाम की लड़की होती है, कम है लेकिन है ना। क्या मुझे अंदर आने की, क्या मुझे अंदर आने की आज्ञा है मैडम। आने की, आने का नहीं, की आज्ञा है मैडम, तो क्या हो गया। ठीक। गरिमा, गरिमा लड़कियों का नाम है। गरिमा का अर्थ हो गया सेल्फ रेस्पेक्ट हो गया, है ना, आत्मसम्मान। गरिमा, गरिमा को ठोस पहुंची, तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा को ठेस क्या हुई, पहुंची। ठीक है, तो गरिमा स्त्रीलिंग, लेकिन पुल्लिंग शब्द है सागर, समंदर। याद करिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। अब आया नेक्स्ट, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। यार ये पता है छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको परेशान कर देंगे अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो। अब वचन क्या होते हैं उसके बारे में बात करिए। हिंदी में वचन दो तरीके के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, एक वचन मेरे साथ अभी रमन सर आ जाते हैं, प्रज्ञा मैम आ जाती है, हम बहुवचन में हो जाते हैं। सिंपल उदाहरण, ठीक है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, कपड़ा, बच्चा, लहसन, पुदीना। आगे, शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं। ठीक। तो अब क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दर्शन शब्द सदैव, दर्शन सर अच्छा क्वेश्चन है। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो 90% बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों, आंसर पता ही नहीं है। हम बता रहे हैं आंसर कि दर्शन शब्द शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाएगा, इसका एक वचन नहीं हो सकता। दर्शन का मतलब होता है, दर्शन के देखो अनेक अर्थ निकलते हैं। हम गए भगवान के दर्शन किए, अयोध्या गए, रामचंद्र भगवान के दर्शन किए, वो दर्शन। और दर्शन शास्त्र भी दर्शन है, वहां उस दर्शन से मतलब है एक व्यक्ति को संपूर्ण जगत का एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना, वो भी एक दर्शन ही है। ठीक है,
तो दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है, इसका एकवचन नहीं होता, अन्य विकल्प अनुचित है। इस प्रकार सही विकल्प दर्शन। दर्शन की ही तरह हस्ताक्षर प्राण शब्द बहुवचन में ही प्रयोग किए, तो ये भी याद कर लीजिए कि हस्ताक्षर किए बहुवचन है ना, प्राण वो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये इनका एक वचन नहीं होता है, ये बात याद करके बैठे। क्लियर हो गई बात मेरी? तो वचन भी बताने की मैंने आपको कोशिश की, डिटेल वीडियो हर एक चैप्टर की मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अभी क्या है, एक वार्म अप वीडियो थी जिससे कुछ क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की, और ट्रस्ट में इन क्वेश्चन में से आपको कम से कम आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जितना मैंने आज पढ़ाया 5 से 10 12 क्वेश्चन तक मिलेंगे, इतनी ही पढ़ाई गई 35-40 मिनट की क्लास में, गारंटी दे रहा हूं लिखित में। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, थैंक यू, इतना ही था फिलहाल, लेकिन आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बैंकिंग ड्रीम्स एप्लीकेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एंड्रॉइड ऐप बन चुका है, आईफोन के लिए ऐप बहुत जल्दी आ रहा है। एप्लीकेशन में फ्री के टेस्ट मिलेंगे, फ्री में टेस्ट दो, अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो ताकि सारे लोगों का भला हो। वो सारे प्यारे बच्चे मेरे जो पढ़ाई पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे, जिनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, समय वेस्ट हो रहा है कि हम पे पैसे नहीं है, उन सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ सर। फ्री में दूंगा मॉक, फ्री में दूंगा सब कुछ, आपको बस और बस डाउनलोड करना है, इंटरनेट अपना 1 रुपये का खर्च करना है, सब कुछ फ्री में है। तो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर डाउनलोड करो, लॉगिन करो ईमेल के साथ। अगर लॉगिन में कोई समस्या आती है तो टीम के साथ कांटेक्ट करो, क्योंकि ओटीपी जाएगा यार, ओटीपी देना पड़ेगा ना। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेली एक मॉक दो, डेली एक मॉक दो, क्विज लगाओ और जल्दी से सिलेक्शन पाओ। और सिलेक्शन अगर हमारी वजह से 1% भी हमारा रोल हो आपके सिलेक्शन में तो आकर बताना जरूर, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हिंदी की और क्लासेस ऐसी लेकर आता रहूंगा मैं, चैप्टर्स भी लेकर आऊंगा, लेकिन आज क्योंकि अभी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एकदम धांसू तैयारी करवाएंगे, लास्ट के 4 महीने में तो आग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आपको अपना ट्रस्ट हम पर बनाए रखना है, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी समस्या होने पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या समस्या है, ठीक है। आज की क्लास को इतना रखते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।